गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ मधु किसान। एमएससी फाइनल ईयर में केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी बात चल रही थी। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने बायो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ में आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपके इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं या आपके एक तरीके से मानो कि आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसकी हम बात कर रहे थे। सोडियम की बात हमारी हो गई थी, पोटेशियम की बात हमारी हो गई थी, और अब आज बात करेंगे, कल हमने कैल्शियम के बारे में बात की थी और हम आज बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। 4 एलिमेंट्स आपको मैंने एस ब्लॉक से बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, सोडियम, मैग्नीशियम आपका और पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मैग्नीशियम का नाम आता है। तो मैग्नीशियम का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल से रिलेटेड हम जो सिंथेसिस वगैरह पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमारा मैग्नीशियम किस तरीके से काम आता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंड्रेला एलिमेंट्स के नाम से जाना जा सकता है। सिंड्रेला एलिमेंट्स के नाम से जानने के कारण इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके अंदर मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो 25 मिलीग्राम होती है। कितनी क्वांटिटी होगी? 25 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट इसकी हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है। देखिए, जो मैग्नीशियम होता है वो फॉस्फेट कंपाउंड्स के साथ में नॉर्मली इन्वॉल्वमेंट शो करता है, और फॉस्फेट जो कंपाउंडों के साथ में जो इन्वॉल्वमेंट शो करता है उसको फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। इस फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ये फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म जो शो करता है उस फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग ही ये सारे के सारे जो क्लोरोफिल के अंदर जो वर्क करता है वो भी फॉस्फेट या आपके मान लो फॉस्फेट कंपाउंड्स के रूप में ये बहुत जगह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नीशियम की ज़रूरत हमें फॉस्फेट कंपाउंड के रूप में मिलती है। जैसे हम एक बात करें कि ये जो मैग्नीशियम होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है। और आपको पता है कि जो कि क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में ये क्या क्लोरोफिल किसका काम करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है, और ये वर्णक होता है, पिगमेंट होता है एक तरीके से। दूसरा हम कहें कि ह्यूमन जो बॉडी होती है उस ह्यूमन्स के अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारे पास में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारे पास में जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनके बैलेंस को भी कौन बना के रखता है? हमारा मैग्नीशियम जो हमारे आयंस होते हैं वो बना के रखते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस आप बताया था आपको, क्लोरोफिल से रिलेटेड हमारा क्या आ जाएगा? तो आपका फोटोसिंथेसिस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये एक मैग्नीशियम होता है वो कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? कंट्रोल्स हमारे कौन सी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट वाली जो मेटाबॉलिज्म होती है उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। साथ साथ में आपने पढ़ा था पहले कैल्शियम जो होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नेसेसरी होता है, लेकिन जो आपका मैग्नीशियम होता है ये मैग्नीशियम मस्कुलर रिलैक्सेशन। आपका मस्कुलर रिलैक्सेशन के मतलब हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स पोजीशन में होती है, तब ये हमारा क्या करता है? उसमें हेल्प करता है, उसको रिलैक्स होने में हेल्प करता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। ये उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे इसकी प्रेजेंस नेसेसरी होती है, क्योंकि हमेशा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में वापस वो रेस्ट पोजीशन में आती है, और जब वो रेस्ट पोजीशन में आती है तब हमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। यानी कि हमारा जो एटीपी होता है, एटीपी
के हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रोलाइसिस मतलब हमारे पास में एटीपी है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी कि H2O से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में जो मैग्नीशियम आयन होता है, ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, इसको ADP और आपके फॉस्फेट में चेंज कर देता है, यानी कि HPO4 2- ये हमारे इस फॉस्फेट के अंदर इसको चेंज कर देता है। अब जब ATP जो होता है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये कन्वर्जन भी आपके मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के अंदर होता है। तो ये तो था हमारे मोस्ट फीचर्स है, मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारा सिंड्रेला, आपका सिंड्रेला मतलब आपके किसके समान हो गया, सिंड्रेला एलिमेंट के समान हो गया। अब आपको पता है कि जब सिंड्रेला एलिमेंट बताया गया तो इसके अंदर क्वांटिटी मैंने 25 मिलीग्राम बता दी, प्लस साथ के अंदर क्या है, ये फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कार्बोहाइड्रेट या आपका मेटाबॉलिज्म उसके अंदर भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब हो गया हमारे पास में जो सारी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, एनाइन और केटाइन की बात कर रही हूँ मैं, उनके बैलेंस को आपका बैलेंस करने का काम करता है। एक मेन कैरेक्टर और आता है कि जो ये मैग्नीशियम होता है वो कोफैक्टर होता है। मैग्नीशियम किसका काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, यानी कि ये क्या करता है, जो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये सहभागी के तौर पर कोफैक्टर के रूप में काम करता है, जैसे हमारे एटीपेज हो गया, एटीपीएज हो गया, काइनेज हो गया, काइनेज है हमारे, इसके साथ साथ में हमारे मायोसिन्स हैं हमारे, या एटीपीएज के साथ साथ में हमारे आपके काइनेज, एटीपीएज, मायोसिन, एटीपीएज, ये सारे आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, वो कोफैक्टर का काम करता है। अब एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि हमारे जो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम की एक्सेस से हमारी कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक एलिमेंट हो, या आपका मान लो मेटल हो, नॉन मेटल हो, ये आपका डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए होती है और उसकी यूजफुल क्या क्या है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो डेफिशिएंसी की बात करूं, डेफिशिएंसी की जब मैं बात करती हूँ तो डेफिशिएंसी के अंदर आपको पता है कि जब भी हमारे पास में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो नोजिया, एपेटाइट, वॉमिटिंग, फैटिग और वीकनेस, कुछ ऐसे कैरेक्टर। वॉमिटिंग हमारी मतलब हमें उल्टी होने जैसा होगा, फैटिग हमें चक्कर आएंगे, वीकनेस फील होगी, हमारे पास में वीकनेस फील होगी। तो ये वीकनेस भी किसकी वजह से हो रही है, हमें मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रही है। एपेटाइट हमारा सिंपली हमारा एपेटाइट है, या फिर हम बात करें हमारे अंदर नोजिया, ये डिजीज़ है। ये सारी डिजीज़ किसकी कमी से होती है, मैग्नीशियम की कमी से होती है। लेकिन जब हम इसी मैग्नीशियम की एक्सेस की बात करते हैं, जब हम इस मैग्नीशियम की एक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास में होता है इर्रेगुलर हार्ट बीट। इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है, और या हम बोल सकते हैं लिथरेसी। लिथरेसी का मतलब होता है, लिथरेसी का मतलब हो गया आलस। हमारे पास उसके मतलब मैग्नीशियम की कमी के या एक्सेस हो जाएगा तो हमें क्या आ जाएगा, आलस आ जाएगा, और उस आलस की वजह से हम क्या होगा, इसकी एक्सेस हमें अपने आप शो होने लग जाएगी। तो ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर भी इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और प्लांट्स के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती थी और होती है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे जो रोल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम वो हमारे कंप्लीट होते हैं। 4 एलिमेंट्स मैंने इसमें करवाए हैं। आपके चारों एलिमेंट्स आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी हम आपके सिलेबस में 4 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, सबसे पहले आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है कॉपर और फिर आता है जिंक। वैसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे यूजफुल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 ही एलिमेंट दे रखे हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है और जिंक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की।
अब देखो आयरन के अंदर हम Fe+3 भी यूज करते हैं और Fe+2 भी यूज करते हैं, यानी कि फेरस भी यूज होता है और फेरिक भी यूज होता है। तो सिंपली जब हम बात करते हैं कि हमारा जो लिविंग सिस्टम होता है उसके अंदर ट्रूली एसेंशियल अगर कोई कंपोनेंट है तो वो होता है हमारा आयरन, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, हमारा आयरन प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन भी होगा तो भी आयरन है, मायोग्लोबिन है तो भी आयरन है, या फेरिटिन है तो भी आयरन है। कुछ ऐसे आपके कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर हीम प्रोटीन नहीं होती है लेकिन आपका आयरन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है लेकिन हीम होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हमारे पास में हमारे पोरफायरिन यूनिट्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अंदर हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। तो सिंपली हम बात करें कि ये एसेंशियल है। हीमोग्लोबिन जो होता है जिसको हम HB से शो करते हैं उसके अंदर ये 65% प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में 65% प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन के अंदर 6% प्रेजेंट होता है, और बाकी बचा हुआ जो हीमोग्लोबिन जो आपका आयरन है वो फेरिटिन में होता है, फेरिटिन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम जब बात करते हैं कि हमारा जो आयरन होता है वो पोरफायरिन यूनिट्स में प्रेजेंट होता है, तो ये पोरफायरिन यूनिट्स तो हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, या आपका साइटोक्रोम 450, ये हमारा जो साइटोक्रोम 450 है, पी आपका साइटोक्रोम 450 है, इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे हमारे जो नॉन हीम आयरन वाले ग्रुप होते हैं, जैसे आपके पास में हो गया नाइट्रोजिनेज, राइबो आपका रूबिडॉक्सिन हो गया हमारे पास में, फेरिडॉक्सिन हो गया, ये ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास में हीम प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है उनके अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमारे कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमारे पास में डायरेक्ट आपके जो हीम डाइक्रोम होते हैं वो ब्रिज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो एक सेतु के रूप में होते हैं, और वो होते हैं हीम इरिथिन हो गया आपका, मेथेन मोनो ऑक्सीडेज हो गया, आपके राइबो न्यूक्लियोटाइजेज रिडक्टेज वगैरह हो गए। लेकिन ये सब इसके नॉर्मली यूजेस होते हैं। आज हमें बेस्ट जो हमारे यूजेस हैं वो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, फेरिटिन है, जिसके अंदर हम आगे भी जब ऑक्सीजन कैरियर की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, स्टोरेज की बात करेंगे, तो भी वहाँ पे आयरन हमारे मोस्ट यूजफुल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आयरन का होता है वो है कि हमारी ये टिश्यू ग्रोथ करने में बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये टिश्यू ग्रोथ करता है, टिश्यू ग्रोथ के अंदर भी आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ में जो हमारा जो आयरन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़फुल होता है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए हमारे हीमोग्लोबिन है या आपके मायोग्लोबिन है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन वगैरह काम में आते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस जो हमारी होती है, उस डीएनए सिंथेसिस के अंदर भी हमारा जो आयरन होता है वो मोस्ट यूजफुल होता है। उसके बगैर डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होती है। अगर इस आयरन की हम कमी की बात करें तो इस आयरन की डेफिशिएंसी से हमें कौन सा डिजीज हो सकता है, सबको पता है कि एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें क्या हो गया, एनीमिया रोग हो गया। या इम्यून डिसऑर्डर, हमारा जो डिजीज है वो डिसऑर्डर भी किसकी वजह से कम हो जाएगा, हमारे आयरन उसके अंदर कम होने की वजह से हमें इम्यून डिसऑर्डर भी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आयरन जो होता है वो बेस्ट और ये मोस्ट कंपोनेंट होता है हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड का। और आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर उतना ही नेसेसरी है जितना एक इंसान के लिए खाना खाना जरूरी है। हम खाने के बगैर रह सकते हैं लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। सिंपली हम कह सकते हैं तो ब्लड का कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट क्या हो गया, हमारा आयरन हो गया। और आयरन की कमी होगी तो सिंपली है ब्लड के अंदर क्वालिटी की कमी होगी, क्वालिटी कमी होगी मतलब हमें एनीमिया डिजीज हो सकती है, साथ साथ में इम्यून डिसऑर्डर भी हमें इसमें डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं हम कोबाल्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो है हमारा कोबाल्ट। और ये जो कोबाल्ट है
हमारा ये कोबाल्ट, इस जो हमारा एलिमेंट है, ये कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, ये तीनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जिनकी हम कुछ बात करेंगे कल। वैसे तो कोबाल्ट जो एलिमेंट होता है आपको सबको पता होता है, विटामिन B12 के अंदर ये प्रेजेंट होता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। 2 कंपोजिशंस होती हैं इसकी, कोबाल्ट 3rd में भी प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट 2nd के अंदर भी प्रेजेंट होता है और कोबाल्ट 1st के अंदर भी प्रेजेंट होता है। बट डिपेंड करता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। सिंपली ये भी क्या होता है, बहुत ही आपका ऑक्सीजन कैरियर के अंदर काम में आता है, तो इसमें भी डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे कल के क्लासेस के अंदर। आज के लिए थैंक यू।